प्यारे बच्चों, यदि आप बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है तो टेंशन खत्म करिए, आपकी परीक्षा की तैयारी हम करवाएंगे। बस आप हमारी पूरी वीडियो को देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम आप लोग को जो बच्चे भूगोल ले रखे हैं विषय इंटर आर्ट्स में, जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए चैप्टर 1 के कुछ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसे करवा रहा हूं और देखिए आप इसे एक बार में याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो बाबू। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बाबू। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा है भूगोल की परिभाषा। क्योंकि हम भूगोल को पढ़ने वाले हैं तो पहले हमें भूगोल के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप देखिएगा बाबू, परिभाषा बिल्कुल ही सरल शब्दों में हमने लिखा है कि भूगोल पृथ्वी के सतह के विभिन्न वातावरणों, स्थानों और लोगों तथा उनके बीच के अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो प्राकृतिक वातावरण है और जो मानव है, इन दोनों का संबंध है, यही तो भूगोल है। भूगोल में हम यही सारी चीजों का तो अध्ययन करते हैं बाबू। अब देखेंगे बाबू, भूगोल के कितने शाखा होते हैं, तो हम देखते हैं भूगोल के शाखा के रूप में तो भूगोल के मुख्यतः दो शाखा हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगर हम लोग भौतिक भूगोल के जनक के रूप में देखेंगे बाबू, तो भौतिक भूगोल का जनक जो है वो पॉलीडोनियम को माना, पॉलीडोनियम, ठीक है ना, इनको माना जाता है। जबकि अगर हम लोग देखेंगे भूगोल शब्द का जो पहला बार प्रयोग किए थे वो किए थे हिकेटियस ने। किसने किया था बाबू? हिकेटियस ने। और हम देखते हैं अगर वर्तमान भूगोल के जनक के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो वो जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई जगह पर आपको जो है भूगोल के जनक के रूप में इरेतस्थनीज का भी नाम होगा, इरेतस्थनीज, ठीक है, इनका भी नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा अगर हम लोग देखते हैं बाबू, तो मानव रेडजेल के अनुसार, अब कई बार ये भी पूछ लेता है कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखे, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया रेडजेल के अनुसार। अगर हम लोग देखते हैं तो मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना है। जबकि उन्हीं की एक स्टूडेंट थी एलन सैंपल, उनके अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ से बाबू एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपसे कि क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल, यह कथन किसका है? तो आप जवाब दे दीजिएगा एलन सैंपल। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए मानव जब धरती पर आया तो उसे तकनीक, ज्ञान, इस सब का अभाव था। ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ था, उसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया और यही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता। आप आंसर देख लीजिए बाबू और इसे इसी भाषा में कोशिश करिएगा याद कर लेने का। बहुत ही सुंदर लैंग्वेज में मैंने इसका आंसर लिखा है। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं प्रकृति का मानवीयकरण। ठीक है, तो देखिए बाबू, जब मानव में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, उसने नई नई तकनीक का विकास किया, तो हम लोग क्या किए? प्राकृतिक संसाधनों को मनमानी ढंग से उपयोग करना सीख लिए एवं प्रौद्योगिकी ने अनेक प्रकार की संभावनाओं को जन्म दिया। तो यहाँ से जो है प्रकृति का मानवीयकरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिसे हम लोग संभववाद अवधारणा में देखते हैं। आगे एक आता है निश्चयवाद। क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चयवाद को हम लोग पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर नियतिवाद करके भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि नियतिवाद क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबू, नियतिवाद, निश्चयवाद या फिर पर्यावरणीय निश्चयवाद, तीनों का आंसर सेम ही लिखना है आपको। आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से रट लेंगे। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संभववाद क्या है? देखिए संभववाद अवधारणा जो है इसके जनक लुसियन फेब्रे को माना जाता है और इस अवधारणा में माना गया कि प्रकृति जो की तुलना में मानव श्रेष्ठ है, वो अपने ढंग से प्रकृति का उपयोग कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और इसे अच्छी तरीके से रट लेंगे। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं हम लोग नव निश्चयवाद क्या है। देखिए नव निश्चयवाद जो है मानव भूगोल का एक आधुनिक अवधारणा है जिसके जन्मदाता है टेलर महोदय। इन्होंने बाबू कहा कि प्रकृति का उपयोग जो है इस ढंग से करना चाहिए जिससे इसका असर भविष्य पर ना पड़े। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आंसर आप लोग रट लेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूं जिससे कि वीडियो छोटी अवधि का हो और आपको बोर भी ना करे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बाबू। मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं कौन कौन सी है? तो देखिए बाबू, मानव भूगोल की जो नवीन विचारधाराएं हैं वो इस प्रकार है। पहला है आपका कल्याणपरक भूगोल, दूसरा है मानवतावादी भूगोल, तीसरा देखिएगा अमूलवादी विचारधारा और चौथा होता है व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक है, याद कर लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि मानव भूगोल की कितनी नवीन विचारधारा है तो जवाब होगा हमारा 4। ठीक है,
आगे देखिए मानव भूगोल के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखे। तो देखिए मानव भूगोल के कुछ प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला होगा आपका सामाजिक भूगोल, फिर नगरीय भूगोल, फिर देखते हैं हम लोग राजनीतिक भूगोल, फिर जनसंख्या भूगोल और इसके बाद अधिवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक है बाबू। आगे देखिए मानव भूगोल के कुछ प्रमुख क्षेत्र के नाम लिखे। तो यहाँ से आप मानव भूगोल के जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं उसके नाम हमने यहाँ लिख दिया है, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसे अच्छी तरीके से आपको रट लेना है। ठीक है बाबू। तो पहला ऐतिहासिक भूगोल, दूसरा चिकित्सा भूगोल, इसके बाद यहाँ होगा सैन्य भूगोल। ठीक है, और फिर कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, संस्कृति होगा। ठीक है, और फिर सामाजिक कल्याण का भूगोल इत्यादि। ठीक बाबू, इसे याद कर लेंगे आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के दो क्षेत्रों के नाम लिखे। तो आर्थिक भूगोल के जो दो क्षेत्र हैं वो होंगे आपका संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बाबू निश्चयवाद और संभववाद के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। तो देखिए निश्चयवाद और संभववाद दोनों ही मानव भूगोल का अवधारणा है। तो निश्चयवाद जो है यानी इसे नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं, इसमें प्रकृति को महत्वपूर्ण माना गया, जबकि संभववाद में मानव को ही महत्वपूर्ण मान लिया गया। ठीक है, निश्चयवाद में प्राकृतिक नियमों को महत्वपूर्ण माना गया। तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ये सभी जो है आपका पहला चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और अपनी कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।